बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। सबसे पहले हम इस शेर से आगाज करेंगे कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात कौम के लिए लाजवाल हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से दिफा के मेमार के तौर पर अपने आप को बनवाया और पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। उनकी मेहनत और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और एक सच्चे मुहिब वतन और इल्मी मैदान में उनकी खिदमात जो हैं वो भी लाजवाल हैं। 10 अक्टूबर 2021 को वो हमसे बिछड़ गए और यूं 3 साल हुए हैं उनको हमसे बिछड़े हुए, लेकिन अफसोस की हुकूमत पाकिस्तान ने आज उनको याद नहीं किया, मगर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। इसके साथ साथ आप बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला उर्दू में भी जारी कर दिया गया है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपने कल के बयान पे खड़े नहीं हो सके, इसका जिक्र करेंगे। और आईनी तरमीम का मुअम्मा जो है अभी तक वो हल नहीं हुआ, उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे जा रही है और इस हवाले से वो कोर्ट में हमने गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया कि वो पहुंच गया है और उस पर आज कुछ अपडेट्स भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात हुई है इस मामले को लेकर, जिसमें अब तक की ये इतलात हैं कि उन्होंने इत्तफाक राय कर लिया है। इसके साथ साथ इमरान खान की दोनों बहनों को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के फोकल पर्सन जो है वो लापता हुए और उनके हवाले से जो दरखास्त दी गई थी उनके भाई की जानिब से, मगर पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसकी क्या वजह है? पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं उसामा गाजी, सलमान अनीस, जुबैर अली खान और फयाज महमूद। मैं सबसे पहले सलमान आपसे जानना चाहता हूं, आज मखसूस नशिस्तों के हवाले से उर्दू में भी फैसला जारी हो गया है जिसमें यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफ राय जो है वो शाइस्तगी और तहम्मुल के बरक्स है। क्या समझते हैं कि अदलिया के अंदर भी कोई सियासी जंग चल रही है? मैं तो जी हमेशा से ये चीज़ हाईलाइट भी करता रहा हूँ आपके प्रोग्राम में भी और अदरवाइज भी कि ये बहुत तकलीफ दे मामला है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर कि सियासत जो है वो पाकिस्तान के अब हर हुकूमती इदारे के अंदर कैंसर की तरह जो है वो सराहियत कर गई हुई है। चाहे वो आपकी अदलियाँ हों, चाहे आपके जो है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स हों या बाकी जो मामलात हैं हुकूमत के वो हों, और इसी को शायद बैलेंस करने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन इससे लगता यह है कि ये जो सियासत है ये मज़ीद गहरी होगी, ये जो अंदर इनकी ग्रुपिंग है इसको और तकवीयत मिलेगी, जिसकी वजह से तमाम हमारे तबका हाय फिक्र से जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। नाउ कमिंग बैक टू कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, और ये जो गवर्नमेंट के नंबर गेम्स चल रही हैं और ये जो इख्तलाफी नोट्स चल रहे हैं, देखें अगर सारी जुडिशरी यक ज़बान हो के कोई फैसला दे भी दे तब भी ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के एंड के ऊपर है। क्या अदालतों ने यह फैसला नहीं दिया था कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस कराए जाएं? उस फैसले का क्या हुआ? इस तरह और दीगर बहुत सारे मामलात थे जिसके ऊपर अदलिया ने अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस दिया, लेकिन हुकूमत की तरफ से या बाकी जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं या जो इदारे हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने में एक बिल्कुल डिफरेंट जो स्ट्रैटेजी है और प्लानिंग है वो सामने आती है। तो डिसीजन जो मर्जी आए, देखना यह पड़ेगा कि अभी तो बहस इस बात के ऊपर चल रही है ना कि क्या कानून साजी होगी, उस कानून साजी से जो अदलिया के साबका फैसले या आगे आने वाले फैसले हैं वो कितने मुतासिर होंगे या नहीं होंगे। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि फैसला अगले महीने 2, 3, 4 में जो मर्जी आए, चाहे नए आने वाले चीफ जस्टिस जो है वो फुल बेंच बिठा के उसके बाद पूरे के पूरे इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दें और उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी खोल दें, उसके बावजूद देखना ये होगा कि जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज़ हैं या जिन्होंने कानून लागू करना है वो कितनी हद तक अदलिया की बात मानेंगी, और वो मुझे मुस्तकबिल करीब में कहीं पे भी मानती हुई नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन की मिसाल आपके सामने है, जो ये फैसला आया है अदलिया का, पहले अंग्रेज़ी में था, किसी भी कंफ्यूजन को या भाम को दूर करने के लिए शायद अब उन्होंने उर्दू में भी जारी कर दिया कि किसी को समझ ना आ रही हो तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो ये फैसला तो आ गया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी कन्फ्यूजन और उनके एले और बहाने जो हैं वो उसी तरह कायम दाइम हैं। वो जितनी मर्जी फैसले दे दें, एट द एंड ऑफ द डे इट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है या उनके ऊपर जो है एक्शन लेना है, और ऐसा पता नहीं है वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, लेकिन अभी होता वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो आप समझते हैं कि अभी इसके खिलाफ डटकर खड़े हैं। अच्छा, इसी में फयाज महमूद साहब आपसे जानना चाहता हूं कि तफसीली फैसले में वाज़ेह लिखा 8 और 3 जजेस जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं
कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बिलखसूस अगर मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से कानूनी और आइनी हुकूक मुतासर हुए हैं और कुछ कोताहियां हैं। तो आप क्या कहते हैं कि ये उर्दू में फैसला भी जारी किया गया, वाज़े तौर पर फैसले में ये अल्फाज भी बताए जा रहे हैं, तो इसके बाद क्या है जो इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रहा? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन को तो वो फैसला भी समझ आ गया था जो अंग्रेजी में जारी किया गया था, और अभी जो उर्दू में जारी किया गया है वो तो यकीनन समझ आ गया होगा। अदलिया मौजूद है, और अदलिया क्यों मौजूद रहती है? अदलिया का जो फैसला है उसका एहतराम हम सब पर जो है वो वाजिब है, और उस पर हमने जो है लाजमी उस पर अमल भी करना है। अगर हम अमल नहीं करेंगे और इस तरह, तो फिर एक आप नई रीत डाल देंगे कि ठीक है अदलिया जो मर्जी फैसला करे और उस पर हमने अमल नहीं करना, तो फिर मेरे ख्याल में जो अदलिया का रोल है वो वैसे ही खत्म होकर रह जाएगा, और फिर हम किससे अपने जाकर फैसले कराएंगे जो अपने तनाजात हैं। इस तरह तो अदलिया जो है वो खुद से ही अपनी साख खो देगी। जब हुकूमत ही तस्लीम नहीं करेगी, ये वही हुकूमत जिसने जो अदलिया के फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है, इस तरह तो फिर आम जो लोग हैं वो भी अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को तस्लीम नहीं करेंगे। वो भी कहेंगे कि फिर हमारे साथ जो है तफरीक का मामला क्यों है, कि जब एक फैसला हुकूमत के खिलाफ आता है तो उस पर अमल दरामद नहीं होता, तो उस पर कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर एक आम आदमी को अदलिया के फैसलों पर ही कभी किसी को सजाए मौत भी दे दी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अदलिया के फैसलों का एहतराम सबको करना चाहिए, और अगर हम नहीं करेंगे तो इससे हमारा नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रही है अभी? फिलहाल तो मुझे इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन दिखाई अभी नहीं दे रही, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिसेंट पास में उन्होंने गुफ्तगू की थी, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन तो करनी पड़ेगी। तो अभी चीजें जब तब्दील होंगी, जो तब्दीली आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके बाद देखना होगा कि क्या वो अपने फैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। क्योंकि सलमान साहब ने जैसे कहा कि इंतखाबात के हवाले से भी एक फैसला दिया गया था कि जी फैसले इंतखाबात करवाए जाए, तो उस पर भी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ था। तो ये बड़ी मेरे नामुनासिब रीत डाल दी गई है, रवायत डाल दी गई है, जो कि बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जो कि नहीं डाली जानी चाहिए थी। जब तक कोई तरमीम नहीं होती, जब तक कानून मौजूद है, और यही कानून मौजूद है, इस पे अमल दरामद करना होगा। और यही सबक जो है मियां साहब पढ़ाया करते थे हमें, जब एहतसाब अदालत में वो पेश होते थे, और वहां पर वो कहा करते थे कि इस कानून की किताब पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में अब वही सबक सबको याद कर लेना चाहिए कि कानून की जो किताब है उस पर जब तक हम अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान का जो है वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। तो हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है आइन और कानून की पाबंदी, और इसमें मेरे ख्याल में कोई कवाहत नहीं होनी चाहिए। किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, देखे फैसला एक होता है, वो एक पार्टी के हक में होता है और एक अगेंस्ट में होता है। इसमें किसी को, लेकिन हाँ बड़ी परेशान कुल सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं, सबको जो अपने खिलाफ आने वाला फैसला जो है बुरा लगता है, और अपने हक में आने वाला फैसला जो है वो बिल्कुल अच्छा लगता है। ये आज की दौर की बात भी आप कर ले, इससे पिछले दौर में भी चले जाए, और उससे पिछले दौर में हमेशा ऐसा रहा है, हमेशा ऐसा रहा है, हमेशा से चलता है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, अब इसमें जुबैर आपके नजदीक अब 70 सफ़हात पर तफसीली फैसला उर्दू में आया, अंग्रेजी में आया, अब तो दोनों जबानों में जो है वो आसान तरह से जो है बना के भी सामने रखा जाए तो समझ में आने वाला है। एक तो बताइएगा कि अब मखसूस नशिस्तों के हवाले से ये फैसला अब उर्दू में भी जारी कर दिया गया है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिल पाएंगी इस फैसले की रोशनी में? देखें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं या नहीं मिलती, ये मामला तो अब अदालतों का है। अदालतें जो है वो उनके फैसलों के ऊपर जिस तरीके से अमल दरामद ना करवा के एक कैंगरू कोर्ट बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और बदकिस्मती से ये सिलसिला जो है वो उमर अताब बंदयाल साहब के दौर से शुरू हुआ था, जब उन्होंने 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने की जो है वो फैसला दिया था, और अभी तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपनी जगह पर कायम है, उसको रिव्यू अभी तक नहीं किया गया, वो फैसला अपनी जगह पर मौजूद है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जो कुछ उनके साथ हुआ, अब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो भी अदालतों का जिस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और इदारे खुद अब आमने सामने आ चुके हैं। तो वो कानून की किताब, जिस तरह अभी फयाज भाई बात कर रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी वो कानून याद आता था, लेकिन ये कानून की किताब हमेशा अपोजिशन में ही याद आता है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो इस कानून की किताब और आइन की किताब को भूल जाते हैं।
मौजूदा चीफ जस्टिस भी माजी में जब उनके खिलाफ रेफरेंस तैयार किया गया था इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, उस वक्त भी वो आइन की बालादस्ती की और कानून की बात करते थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो अब कहते हैं कि आइन एक बहुत बड़ी पेचीदा चीज है और वो सिर्फ दाना शख्स ही समझ सकता है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लग तो नहीं रहा कि मौजूदा सूरत हाल में फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन या मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेगा, लेकिन एक चीज जो वाज़ेह हो चुकी है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान है उनको अब उस तरीके से हिमायत नहीं है कि जो मुतफिका तौर पर माजी में हमने देखा कि जो 5 रुकनी कमीशन था उनको मुतफिका तौर पर हिमायत थी। इस वक्त मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दीगर अरकान की जानिब से कुछ मुखालफत का भी सामना है। 2 अरकान जो है वो हमारी इतलात के मुताबिक इस चीज के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ डिसेंट कर रहे हैं और वो उनका ये मौकफ है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है और हमारे पास इसके अलावा कोई इख्तियार भी नहीं है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो स्पीकर कौमी असेंबली ने खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस फैसले की रोशनी में कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसको हल किया जाए। तो जो अटॉर्नी जनरल है उनसे भी स्पीकर कौमी असेंबली ने अपनी राय दी थी। हमारी इतलात के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने स्पीकर कौमी असेंबली को भी आगाह कर दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है, ना ही स्पीकर कौमी असेंबली के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से रूगर्दानी करते हुए कोई अपनी मर्जी सादर करे। तो हुकूमत या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो कमीशन के मेंबरान हैं वो उनको भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की मुखालफत करेंगे तो वो ना सिर्फ तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे बल्कि जो आइन में एक जिम्मेदारी है, एक तो 90 रोज के में अंदर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी थी और उसके साथ साथ आइन के अंदर भी ये दर्ज है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर उससे रूगर्दानी करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। मौजूदा सिनेरियो में आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो सूरत बड़ी क्लियर हो रही है कि अब वो बहुत कम अरसा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ चले जाएंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये सिनेरियो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के जहन में मौजूद है ताकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आए तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में कोई ताखीर की तो वो फिर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ना उमर अताब बंदयाल साहब की तरह अदालत को चलाएंगे ना ही काजी फाइज ईसा साहब की तरह अदालत को चलाएंगे। उनको अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करने का जी के हवाले से उनका जाहिर एक वर्जन रहा है। अच्छा, अब इसी में आप क्या समझते हैं उसामा कि 63 केस मुकर्रर होने के हवाले से जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये जिक्र किया कि जनाब इसके तकर्रुर को, इस केस के तकर्रुर को जो पार्लियामेंट के हवाले से मामला चल रहे हैं उसकी टाइमिंग से ना जोड़ा जाए, जबकि दूसरी जानिब जो इस हवाले से पहले का फैसला है नजरसानी के हवाले से और पुरानी तशरीह है उसकी टाइमिंग को वो जोड़ रहे हैं उस वक्त की पार्लियामेंट में जो मामला चल रहे थे। तो क्यों है उनके इस बयान में तजाद? आप क्या समझते हैं, क्या ये तजाद है पहले तो, और फिर इसके साथ साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब तो मीडिया की वजह से हर एक को सब बातें समझ आ जाती हैं। अब तो जजेस को भी समझ आ गई है कि ये सब क्या हो रहा है, महफिल किस लिए सारी बनाई जा रही है, क्या हो रहा है। वही ऑर्डिनेंस जो पार्लियामेंट की तौहीन था, अब उसी ऑर्डिनेंस के तहत सारे फैसले भी हो जाते हैं, कमेटी भी बन जाती है, फौरी तौर पर जो केस लगाना चाहते थे काजी फैसल साहब वो भी लग जाता है क्योंकि उनके लिए मुश्किलात आ रही थी। फिर उसके हवाले से वो फैसला भी आ जाता है जो हुकूमत चाह रही थी और उस फैसले पर वो अमल दरामद के लिए भी फौरी तौर पर भाग दौड़ करने लग जाते हैं कि कहां से किस तरह से लाने हैं। फैसल वाडा सब भी बता देते हैं कि हमने चोगा पहना हुआ है, हम बिकाऊ माल है सियासतदान, ये वोट और नोट ये सब हर वक्त साथ चलता है, मसला ही कोई नहीं है। अब बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो जाती है, वो तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने कहना जी इस दफा कहां मंडी लगनी है, सिंध हाउस या पंजाब हाउस। छांगा मांगा तो पुराना हो गया, अब हाउसेज हमारे पास मौजूद हैं, रेट क्या निकालना है, किस रेट से मिनिमम से मैक्सिमम क्या रेट चलेगा, ये तो हालात हैं। तो सबको पता है किस वजह से ये हुआ है। अंदर की खबर यह है कि जजेस भी जो हैं वो भी नाराज हैं और उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है। और ये 8 जजेस नहीं है, ये 10 से 12 जजेस हैं और यहां तक हो चुका है कि अब काजी फैसल साहब के जरिए जो वो जजेस समझते हैं कि ये गैर कानूनी है कि एक फुल कोर्ट का फैसला था, जो जिस तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसको ऑर्डिनेंस के जरिए आप खत्म करते हैं और फौरी तौर पर एक कमेटी बना के सारा कुछ करते हैं। तो 10 से 12 जजेस तकरीबन हैं, 5 तो वाज़ेह तौर पर इनकार कर चुके हैं कि इस कमेटी के तहत जो बेंचेस बनेंगे हमने उसमें नहीं बैठना, बल्कि अब इनकी तादाद 10 से 12 बताई जा रही है।
तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 10 दिन रह गए हैं वर्किंग डेज 25 से पहले, तो उसमें आपको हालात नजर आ जाएंगे अगर जजेस ही नहीं केसेस सुनेंगे और फिर वकला भी तैयार है हर तरफ से, वकला की तरफ से, प्रोफेशनल वकला की तरफ से तमाम हाई कोर्ट्स में पिटिशंस भी चली गई हैं कि आईनी तरमीम कम से कम सामने लाई जाए। तो ये हालात उस तरह के नहीं है जिस तरह की हुकूमत समझ रही है कि जी हम 17 तारीख को अब लोगों को बुला लेंगे और कहेंगे जी सारे आ गए। उनको पहले से पता लग गया है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला हमारे हक में दे देना मखसूस नशिस्तों का दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए अभी वजाहत पड़ी हुई है। तो ये अपनी गेम कर रहे हैं। तो वही बात आप कर रहे हैं कि 10 दिन जो आप बता रहे हैं यानी 25 अक्टूबर के बाद सूरत हाल एकदम चेंज होगी, मामला इस तरह नहीं चलेंगे। उससे पहले ही हो जाएगी, मुझे लगता है उससे पहले हो जाएगी। और हुकूमत को हर सूरत में मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो 25 तारीख को जारी कर रहे होंगे, उससे पहले कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक लगता है कि मंसूर अली शाह साहब या जजेस डटे हुए हैं और वो जो डील ऑफर की जा रही है वो मानने को तैयार नहीं, वरना नोटिफिकेशन तो बहुत पहले का आ जाता। बाकी मुझे लगता है कि ये अब दोबारा से एक आखिरी कोशिश है और ये पहले से ज्यादा कमजोर कोशिश होगी पहले से ज्यादा, और रद्दमन पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, आप बिल्कुल इस पे मजीद भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे किया जा रहा है कि आईनी तरमीम का मामला भी अभी तक उसकी गूंज चल रही है, उसमें मुलाकातें भी हो रही है, उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।